को धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपने इतने गंभीर मुद्दा को, इतने संवेदनशील मुद्दा को आपने समर्थन दिया और हमेशा इस आंदोलन का आपने उत्साहवर्धन किया है। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मैं ही नहीं मानता हूँ, ये मुद्दा हुँ, मैं इसलिए भी गंभीर मानता हूँ, एक तो समाज की जो दुर्दशा है और समाज के अंदर जो वेदना है, उसको हम लोगों ने महसूस किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि यूँ ही हमने मुद्दे को नहीं उठाया है। हुँ, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस मुद्दे को उठाया है। अपने जीवन काल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने डेथ के 8 महीना पहले आगरा में आते हैं और हुँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पर समाज को संबोधित करते हुए, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उसको संबोधित करते हुए ऑन रिकॉर्ड भाषण है बाबा साहब का। और आगरा में बाबा साहब ने उस समय संबोधित करते हुए कहा कि जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, आपको आपकी जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं से अस्थायी रूप से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपके ज़मीन पास पर्याप्त ज़मीन नहीं। हुँ, बिल्कुल। ज़मीन के सवाल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत गंभीर सवाल माना और ज़मीन होना चाहिए सबके पास, इस बात के महत्व को भी बाबा साहब ने हमें समझाया। इसी बात को आगे चल बाबा कर साहब ज़मीन के महत्व को समझते थे क्योंकि ज़मीन इंसान में जोर पैदा करती है, यानी ताकत पैदा करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल्ली के अंदर जो दिल्ली जो मुख्य स्थान है, वहाँ भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ज़मीन ली, जो लगभग 5 से 6 बीघा थी, जिसमें कुछ ज़मीन पर अभी अम्बेडकर भवन भी बना हुआ है। तो उस समय भी वो जानते थे कि जिसकी और जी, आज देखिए पूरे देश भर के बड़े-बड़े आंदोलन, बड़े कार्यक्रम उस अम्बेडकर भवन की ज़मीन पर होते हैं। एक तरह से आपके जी, बैठने के लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, अनाज उगाने के लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, यानी कि आपके पास आप जब मज़दूरी और हल चला सकते हैं, तो हल चलाने का हक आपके हाथों में है, तो ज़मीन की जो मालिकाना हक है, वो आपके हाथों में क्यों ना हो? बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्षधर थे। लोहिया ने भी ये आंदोलन जी, चलाया। जी, जी। तो इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा कि बाबा साहब ने इसके महत्व को समझाया, हमें जगाया। जी। इसी बात को मान्यवर कांशीराम साहब आगे बढ़ते हैं हाँ, और लोगों को समझाने के दृष्टि से मान्यवर साहब ने आगे चलकर नारा दिया कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है। हमारी मतलब ज़मीन लेना चाहते थे मान्यवर कांशीराम साहब, उसको समझाने के लिए थोड़ी साधारण भाषा में लोगों को समझाया। और आज भी इस देश के अंदर हम लोगों ने थोड़ा-सा पीछे, आप पीछे 25-30 साल पीछे आप जाएँगे, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि गाँव में व्यक्ति बचा होगा लेकिन परिवार कोई नहीं बचा कि ज़मीन के अभाव में हमारी बहन-बेटियाँ, हमारे घरों के लोग दूसरे के खेतों में काम करने जाते थे। हुँ, गाँव में बोलते हैं रोपनी, सोहनी, उस ज़मीन चूँकि उनके पास था, काम हमारे लोग उनके खेत में करने जाते थे, तो ज़मीन की आड़ में हमारी बहन-बेटियों का भरपूर, बहुत अधिक शोषण। शोषण हुआ है। मतलब एक उनकी मज़दूरी के बदले हमारे बहन-बेटियों का शोषण किया गया। आज अलग बात है कि सोशल मीडिया है, तो बातें थोड़ी जागरूकता बढ़ी हैं, बातें हुँ, जल्दी खुल जाती हैं। लेकिन तब सोशल मीडिया भी नहीं था, हमारी बातें सुनी भी नहीं जाती थी और लोक लाज की डर के नाते वो जाति के खिलाफ हमारे समाज की महिलाएँ, हमारे समाज के लोग आवाज़ नहीं उठा पाते थे क्योंकि गरीबी के नाते, मजबूरियों के सामने वो कहीं न कहीं इस दमन को, इस शोषण को सहन करने के लिए हुँ, मजबूर हुआ। बिल्कुल। इसलिए ज़मीन का मतलब हमारा स्वाभिमान, ज़मीन का मतलब हमारे अंदर एक आत्मसम्मान जो है वो बच पाता। क्योंकि जैसे ही हम मज़दूर बन के किसी के घर काम करने जाते हैं, किसी के खेत में काम करने जाते हैं, तो सम्मान, स्वाभिमान वहाँ सब खत्म हो जाता है क्योंकि बिल्कुल। हम मज़दूर होते हैं। और जो सामने वाला जो मज़दूरी कराता है, वो हमारे प्रति नज़रिया जानवर से भी बदतर रखता है और हमें अपमानजनक शब्दों से संबोधित करता है। अगर काम करते-करते हम खेत में या ज़मीन पे गिर गए,
तो हमको हाथ उठा के, हाथ पकड़ के उठाता नहीं, बल्कि गाली दे के बोलता है कि साले तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी टाइम होने वाला, जल्दी से काम पूरा करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये करें। तो जमीन न होने की वजह से हम दूसरों के जमीन पर काम करने के लिए, गुलाम बनने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए जमीन होगी तो हमारे लोग अस्थायी रूप से रोजगार पाएंगे। जमीन होगी तो, अपनी जमीन होगी तो रोजगार पाएंगे अस्थायी रूप से, और अपना सम्मान और स्वाभिमान सब कुछ हम बचा पाएंगे। इसलिए जमीन का मुद्दा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन होना चाहिए। आज भी आखिर क्यों लोगों के पास, किसी के पास 500 एकड़ जमीन, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, और आज भी जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब है, जो मजदूर है, आजादी के 75 साल बाद भी हम 1 डिसमिल जमीन के भी मोहताज हैं। ये बड़ी दुर्दशा, और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की मूल भावना का गला घोटने जैसा ये घटना है भारत के लिए, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, जहां ऐसा उसकी, उस संविधान की भावना है कि सबको हक मिले, सबको अधिकार मिले, आज भी हम जमीन के अधिकार से वंचित हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमें जमीन का अधिकार लेना ही। तो क्या मांगे हैं आपके आंदोलन की? हम चाहते हैं कि वो मांगे देश की बाकी जनता भी सुने, और आप अभी यूपी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कल को राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मांग को उठाया जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो आपने अभी कुछ बिंदुओं पर इसका कोई मैनिफेस्टो बनाया होगा, कुछ मुख्य मांगों अभी में हम हम लोगों ने चाहेंगे कि जनता को बताएं। अभी हम लोगों ने 17 दिसंबर को जमीन के मुद्दे हम्म। पर बहुत बड़ा व्यापक एक जन आंदोलन खड़ा किया था गोरखपुर में, दलित अधिकार रैली। गोरखपुर में इसलिए भी हम आंदोलन को गोरखपुर से उठा रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सीएम सिटी है। मुख्यमंत्री अ, हर महीने में हमें लगता है कि 20 दिन गोरखपुर रहते हैं, बाकी दिन इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो गोरखपुर से ये आंदोलन जो दलित अधिकार रैली है 17 दिसंबर को, बहुत व्यापक आंदोलन, और इस रैली को करने के पहले हमने देश के सभी जिम्मेदार अथॉरिटी को लेटर लिखा है। हमने पत्र लिखा है, ज्ञापन भेजा, मांग पत्र दिया है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को। इसलिए लेटर लिखा है, उनको बताया है इस मुद्दे से, इस मांग से उनको अवगत कराया, और उनसे आग्रह किया है कि आप भी अपने तरफ से राष्ट्रपति को हमारा ये मांग पत्र भेजिए। और उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नर्स को और सभी डीएम्स को ये मांग पत्र हमने पहले भी दिया, और हम अच्छा। लगातार कोशिश कर रहे थे कि देख रहे हैं कि संविधान इस देश की सरकार और प्रशासन हमारे लगातार मांग पत्र देने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे पहले की सरकारें बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी थोड़ा जिंदा हुआ करती थी। अगर राष्ट्रपति को हम पत्र देते थे तो उसका जवाब हमें मिलता था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को, पीएम ऑफिस को भी हम पत्र देते थे तो उसका जवाब मिलता था। अभी ये जो सरकार है, ये खुद का अपना शो करने में मतलब व्यस्त है। आम जनता के पत्र का कोई जवाब नहीं। और हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने समाज के करोड़ों लोगों की डिमांड, उनकी भावना, उनकी समस्या उठाया, और लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। फिर भी हमने जो 17 दिसंबर को आंदोलन चलाया, देश भर के लोगों ने समर्थन किया, और उत्तर प्रदेश में से भी, अन्य जगहों से भी लोग आए, और लगभग 70-80 हजार लोग गोरखपुर की सड़कों पे उतरे। उसका दुष्परिणाम सरकार ने तो, उसका कोई हमें पॉजिटिव जवाब तो दिया नहीं, लेकिन एक काम किया सरकार ने। निर्देश जी, आपको, आपके सामने मैं पहली बार बता रहा हूं कि जब 17 दिसंबर को रैली हुई, तो रैली के बाद सरकार ने रिएक्शन क्या दिया, वो मैं बताता हूं। कि 17 दिसंबर को रैली होती है, दलितों के लिए 1 एकड़ जमीन मांगा जाता है, तो सरकार ने क्या किया, 26 दिसंबर को मेरा घर सील कर दिया। अरे! मेरे घर पे ये अचानक ऐसा होता है कि मेरे घर को अचानक 26 तारीख को शाम को 4 बजे अच्छा। लगभग 200 से 250 पुलिसकर्मी मेरे घर को अचानक घेर लेते हैं।
दो मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, गोरखपुर के सारे जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं, वो सारे लोग अचानक मेरे घर पे आते हैं। मैं तो उधर क्षेत्र में था। अचानक मुझे ये पता चलता है घर से कि यहाँ पे पूरी फोर्स आ गई है और पुलिस और प्रशासन के लोग कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे घर खाली करिए, घर सील करिए। अब आप अच्छा। सोच लीजिए कि 26 तारीख को भयंकर ठंड थी जी। और न्यायालय भी इस बीच में बंद था, क्योंकि न्यायालय 2 तारीख हाँ। न्यायालय बीच में न्यायालय की छुट्टी चल रही थी। तो इन लोगों ने, गोरखपुर के प्रशासन ने, सरकार मुख्यमंत्री के इशारे पर एक प्लानिंग के साथ ये लोग हमारे घर पे आते हैं और जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि नजारा बदला हुआ है, पूरा फोर्स घेरे हुए है मेरे घर को, और मेरे आते भी सीधे-सीधे बोलते हैं कि आप घर खाली करिए, आपके पास रैली करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है, ये बताइए, और आपके ऊपर सरकार का टैक्स बाकी है, सरकार का पैसा बाकी है। तो हमने कहा भाई अगर सरकार का पैसा बाकी है, तो आप हमें बताइए कितना पैसा बाकी है। अगर हम्म। सरकार का पैसा बाकी है, अगर कोई आपका लीगल एक्शन मेरे ऊपर होना है, तो आप हमको नोटिस देते पहले। हमें आपने कोई नोटिस नहीं दिया। हमें अब ये संविधान भी कहता है, ये कोर्ट यानी भी कि कहता है। जो वंचितों की और गरीबों की और महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा, जांच उस पर जी, बैठेगी। बाबाओं पर करोड़ों हाँ, करोड़ की संपत्ति है और क्या कहते हैं, वो तो हाँ, खुले में सुपारी तक देते हैं कि 2 करोड़ देंगे, जीप काट के लाइए, गला काट के लाइए। उन पर जांचें नहीं बैठ रही, उन पर पुलिस प्रशासन नहीं जा रहा है। अरे यही तो तो लोकतंत्र यहाँ की खूबसूरती है कि जनता सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों की मांग कर सके। ये कौन सी बात हुई भाई? वो तो तो तानाशाही हुई यहाँ पे सीधे क्या सीधे। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया फिर, अच्छा इनका ये भी प्लानिंग था कि हम अग्रेसिव होंगे, कुछ इनके साथ हम्म। मारपीट जैसी स्थिति में जी। हम आएँगे, तो ये हमारे ऊपर 100 मुकदमे करेंगे और गैंगस्टर लगाएँगे और हमको जेल में डाल देंगे। ऐसा ही इनका प्लान था कि जब अचानक ऐसा करेंगे तो जब ये आएँगे तो, क्योंकि परिवार के ऊपर अटैक हो गया था। लेकिन मैं हम्म। समझ गया था इनकी मंशा, मैंने कहा कि देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्यों कर रहे हैं। आप मुझे कुछ बता नहीं रहे, मुझे आपने कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। बहरहाल आपको लगता है कि मेरा घर सील करके आप मेरा मनोबल गिरा देंगे या मुझको अपमानित कर देंगे या मुझको तोड़ देंगे, तो ये आप जो सोच रहे हैं ऐसा संभव नहीं। आप मुझको रोक नहीं पाएँगे। मैं जिस लड़ाई को, जिस मुद्दे को हमने उठाया, हम लड़ेंगे इस। हमने कहा बहरहाल आपको घर, ठंडक का मौसम था, पूरा मेरा परिवार घर से बाहर होता है और घर पूरा प्रशासन सील करता है। मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती। बहरहाल मैंने इस मुद्दे को, मुझे पता था कि मुझे कैसे लड़ना है, तो मैं अब, हम्म। चूँकि उस समय न्यायालय बंद था, कोर्ट बंद था। कोर्ट 2 हाँ। तारीख को, 26 आप तारीख 2 को तारीख चूँकि तक इनको हिरासत पता में था रहते, कि कोई भी अगर हरकत करते आप तो 2 तारीख तक जी, हिरासत में रहते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, तो वो हुँ, सारा ये प्री प्लान ये ही था ऐसा कि इतने समय ऐसा बंद लोग रखा। ये लोग ऐसा ही चाह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा हुँ। अग्रेसिव कर दूँगा कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे कोर्ट खुलना नहीं था। तो मैंने थोड़ा-सा वहाँ सूझबूझ के काम किया और मैं वहाँ लायर्स पे बात किया और इन्होंने घर मेरा शिफ्ट कर दिया। परिवार मेरे बगल के घर में शिफ्ट हो गए। बच्चे हमारे बगल के घर में शिफ्ट कराए गए और ठंडक में कैसे हमने लगभग 10 दिन बिताए हैं, ये मैं ही जानता हूँ। बहरहाल मैंने इसको ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बताया कि अभी दूसरे तरह का माहौल बन जाएगा। अगर कोई हंगामा या कोई दंगा टाइप का, इस टाइप का माहौल बनेगा, अच्छा, तो तो आपने ये ये वही बात चाहेंगे। शेयर नहीं की थी, ये बात 26 दिसंबर की बात है ये, और 26 हाँ, दिसंबर की ये बात आपने इसलिए नहीं रखी क्योंकि आपका आंदोलन मिसगाइड ना हो, एक जो मोमेंट को हाँ। धार लगी हुई है वो वैसे ही बना रहे। ये ऐसा ऐसा ये लोग चाह रहे थे कि कुछ उग्रता जैसा कुछ कुछ हो हो। जाए तो फिर ये आंदोलन डाइवर्ट हो जाएगा। बहरहाल मैं 2 तारीख को हाई कोर्ट जाता हूँ और उसके पहले मैंने तैयारी करा दिया था एडवोकेट से बात करके। 2 तारीख मैं हाई कोर्ट जाता हूँ और 3 तारीख को मतलब हाई कोर्ट में मेरा सुनवाई शुरू होता है और निर्देश जी, मैं बताऊँ कि प्रशासन ने 8 वो एडवोकेट हमारे खिलाफ और हमने सिर्फ 1 एडवोकेट खड़ा किया। ये 100 भी एडवोकेट खड़ा कर देते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं था, ये रंग थे। और मेरे एक एडवोकेट ने जब कोर्ट के सामने बात कही, तो ये मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि कम से कम कोर्ट ने सही ढंग का उनको जवाब दिया। कोर्ट ने हुँ। तुरंत कहा कि भई ये तो आपकी सरकारी गुंडागर्दी, आप किसी का बिल्कुल घर सरकारी कैसे सील, साफ-सुथरी सरकारी गुंडागर्दी है। और बस लोकतंत्र में लोग न्यायालय ने नहीं अगर कहा हकों कि के लिए सड़कों पहले पे उतरेंगे तो फिर कहाँ न्यायालय ने उतरेंगे? कहा कि न्यायालय ने कहा कि आपको जो भी बात रखना, प्रशासन को, सरकार को डाँटा है न्यायालय ने वहाँ पे, कहा कि जो भी बात रखना पहले 24 घंटे के अंदर जाओ मकान खोलो, उनको चाबी दो, उनका घर का सील खोलो